कौन है ये औरत? मैं इसे नहीं जानती। रोज़ एक नई कहानी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उम्र के साथ इसका कुछ हिल गया है? हिला नहीं है। सच बात यह है कि उम्र के साथ बहुत कुछ खिल गया है। मैं बात कर रहा हूँ गीतांजलि श्री जी की, जो आज साहित्य तक के स्टूडियो में बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मेरे साथ यानी जयप्रकाश पांडे के साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गीतांजलि जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलने के बाद आप इतना व्यस्त रही कि आपसे संपर्क करने की हमारी तमाम कोशिशों और तमाम व्यस्तताओं के बीच आज आप समय निकाल पाई। मेरी कोशिश थी बहुत पहले ही आपसे बातचीत करने की। मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा जब आपको पुरस्कार मिला तो पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों में वहाँ के चाहने वालों में इस बात की बहुत होड़ मची। मैनपुरी के लोगों का कहना था कि गीतांजलि श्री का जन्म हमारे यहाँ हुआ, और गाजीपुर एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़िला है, वहाँ के लोगों का कहना था कि गाजीपुर में वो पैदा हुई, यहाँ से उनका नाता है। यानी पूरे देश में ये होड़ मची थी, उसके लिए गौरव का क्षण था। लेकिन उत्तर प्रदेश की माटी के 2 ज़िलों में इस बात की होड़ थी कि गीतांजलि श्री जी हमारी धरती से निकली हैं। तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि आपका बचपन, आपका जन्म, और वाकई जिस माटी की बात हम कर रहे हैं वह माटी कहाँ की? देखिए, अगर अपनी माटी वो होती है जहाँ हम पैदा हुए और बचपन बीता, माता पिता जहाँ से आए हैं, तो मैं कहूँगी कि पूरा उत्तर प्रदेश मेरा है। मैं उत्तर प्रदेश की ही बच्ची हूँ, बेटी हूँ, बच्ची हूँ, और मेरे माता पिता दोनों वहाँ के हैं। मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे, तो उनका जगह जगह तबादला होता था जी। और मैनपुरी में जब उनका तबादला हुआ था तब ऊपर वाले ने मुझे भेजा। तो जन्म मैनपुरी में हुआ जी। लेकिन मेरे पिताजी गाजीपुर के पास, गाजीपुर ज़िले में गांव है गुड़ौल, वहाँ के हैं। तो इसलिए है कि मैं गाजीपुर की भी हूँ। लेकिन मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगी कि मेरी माँ मिर्ज़ापुर ज़िले में, बनारस और मिर्ज़ापुर के बीच के पास एक गांव है जंघई, वहाँ की हैं। तो वो भी है मेरा गांव। हाँ, तो लोग उसकी बात नहीं करते हैं। मैं कहूँगी कि जंघई की भी मैं हूँ। और ये तो अफसोस की बात है कि बहुत ज़्यादा नाता मेरा गांव से नहीं रहा, ना माँ के गांव से ना पिताजी के। वहाँ से लोग आते रहे, गई हूँ बचपन में, लेकिन बहुत कम। लेकिन आप कह रही हैं कि मेरा गांव से नाता नहीं रहा, लेकिन जब हम आपकी कहानियों की बात करते हैं, आपके पात्रों की बात करते हैं और आपके उपन्यास की बात करते हैं, तो उनमें गांव, माटी और उसकी खुशबू, बोलियों की भी। आपको जब पुरस्कार मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला, तो इस बात की बड़ी चर्चा रही कि आपके जो शब्द विन्यास हैं, आपकी जो बातें हैं, उसको लेके बहुत टिप्पणियाँ हुई, बौद्धिकों के बीच भी, पाठकों के बीच भी, हिंदी जगत में भी। लेकिन मैं जो पाता हूँ, मैंने जो आपको पढ़ा, आपकी जो पुस्तकें मेरे सामने हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि रेत समाधि के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन गीतांजलि श्री जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं। खाली जगह, प्रतिनिधि कहानियाँ आपकी आई हैं, यहाँ हाथी रहते थे, अनुगूंज, माई बहुत चर्चित रहा है, वैराग्य, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित। हो सकता है मैं कुछ एक आध भूल भी रहा हूँ, लेकिन इतनी पुस्तकें मेरे पास हैं और जिनको मैं पढ़ चुका हूँ। तो आपकी रचनाओं में तो आपकी माटी नहीं बिल्कुल है। और देखिए, सिर्फ आप वहाँ पे कितना रहे हैं उसी से ताल्लुक़ नहीं रखता है। और गांव आपने बेशक छोड़ा, और छोटे शहर में मेरे माता पिता छोटे उत्तर प्रदेश के छोटे और बड़े शहरों में ही रहे, और हम बच्चों का लालन पालन उन्हीं जगहों में हुआ। लेकिन गांव हमारे साथ साथ आया ना जी। तो गांव उस तरह से नहीं छूटा। यहाँ तक कि गांव के जो
खान पान है मुझे वो ख़ास प्रिय है। आज तक मुझे वहाँ की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, और वहाँ के लड्डू, वहाँ के क्या क्या नाम लूँ, खैर मेरे साहित्य में है, उन सब के नाम भी आते रहते हैं। और गांव, मैंने कहा कि अपने पिताजी के गांव और माँ के गांव बहुत ज़्यादा जाना नहीं हुआ, लेकिन एक तो वहाँ से नाते रिश्तेदार आते रहते थे और बढ़िया घी, बढ़िया बढ़िया गुड़, राब, लड्डू ये सब खूब लाते थे। उसके अलावा पिताजी अपने सरकारी नौकरी में उनको दौरे पे जाना पड़ता था, तो दौरे पे भी वो जाते थे, गांव में जाते थे, तो हम बच्चे भी कभी कभी उनके संग जाते थे। गंगा किनारे तंबू में रहते थे, नदी किनारे कहीं रहते थे तंबू में। तो गांव और खेत और वो सब मेरे बचपन से मैं उसको देखती आ रही हूँ, और मैं अपनी खुश नसीबी मानती हूँ, क्योंकि बाद के बच्चे अपनी मिट्टी से कहीं ज़्यादा कट गए। और हम लोगों की जिस तरह की शिक्षा हम लोगों को दी जाती है, जिन स्कूलों में भेजा जाता है मध्यवर्गीय बच्चों को, हम लोग अपनी भाषा से, अपनी मिट्टी से थोड़ा कटते ही जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये बचपन मिला, क्योंकि इस शिक्षा के बावजूद मैं अपनी मिट्टी से जुड़ी रह पाई। मैं ये जानना चाहूँगा कि गीतांजलि श्री जी जो आज हैं हमारे सामने, भारत को आपने यह सम्मान का अवसर दिया, और ख़ासकर हिंदी को, आपको जब पुरस्कार मिलने की सूचना मिली थी, मैंने असमिया के एक बड़े लेखक हैं कुला सैकिया, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था यह सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान है। जो आपकी रचनाएं हैं, अगर मैं पुस्तकों के केवल शीर्षक की बात करूं जिनका नाम है, तो उनमें एक अलग सी उदासी सी है। माई को छोड़ दें तो आप कहीं न कहीं अपने अतीत को पकड़ती सी लगती हैं, चाहे वो तिरोहित की बात हो, खाली जगह की बात हो, बैरागी की बात हो, जीवन के इस पक्ष को, क्योंकि आपकी जो हम बात सुनते हैं, समझते हैं, जो जानते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये बातचीत आपके लिए है। मैं गीतांजलि श्री जी को जो जानता हूं उससे ये परे बात है, इसलिए सवाल भी मैं वैसे ही पूछ रहा हूं जैसे आप उनको सहजता से समझ पाएं। तो जो आपका बचपन है वो तो बहुत प्रॉस्परस था, समृद्ध था, पिताजी अफसर थे। इस पक्ष से आपका नाता कैसे हुआ कि जीवन का एक ये पहलू भी है जिसमें कहीं न कहीं आकांक्षा है और उदासी है, अकेलापन है, लेकिन उन सब के बीच एक उम्मीद है? तो ये तो देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, उम्मीद के बिना तो साहित्य हो ही नहीं सकता जी। अगर हमारे में उम्मीद ही नहीं बाकी है तो हम लिखेंगे भी नहीं। क्यों लिखेंगे? फिर तो हम नाउम्मीद हो चुके हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम हाथ बांध के बैठ जाएंगे। तो लिखने का मतलब ही है, किसी भी चीज़ में अपने को इस तरह सर्फ कर देने का मतलब ही है कि आप में उम्मीद ज़िंदा है, भले ही आप कितने भी निराश हों किसी बात को लेकर। और आप कह रहे हैं उदासीन भाव, मैं सोच रही हूँ इसके बारे में, मुझे मालूम नहीं कि है इतनी उदासीन भाव नहीं, मेरा सिर्फ एक तरह का एक मेलनकली जिसको कहते हैं अंग्रेजी में थोड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात शायद गंभीरता की ज़्यादा है। क्या आपके अंदर कोई एक गांभीर्य है जो आपको ऐसा बनाता है? वरना मैं समझती हूँ कि मैं तो बहुत ही खिलंदड़ेपन से लिखती हूँ। जो खासकर रेत समाधि में तो आपने पूरा का पूरा परिदृश्य, मतलब एक महिला जो जिसके जीवन में एक तरह से समझिए कि वैधव्य के बाद वो पूरा अपना जीवन जीती है नए सिरे से, और बड़ी मस्ती से जीती है। हम यहाँ पे एक भाषा की भी बात करेंगे। मैं जब आपकी पुस्तकों को पढ़ता हूँ तो एक तो उसका लालित्य अलग है, उसकी शैली अलग है, और आप जो शब्दों को गढ़ती हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो 3 शब्द में वाक्य खत्म है, और कई बार 2-2 पृष्ठों तक जाते हैं। और इस बात की बड़े हिंदी में बहुत चर्चा होती है, क्योंकि हमारी शैली उस तरह की नहीं है, कामा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, और इसकी बात होती है। तो
इसके बारे में आपका क्या कहना है कि भाषा को किस रूप में होना चाहिए, और जो गीतांजलि श्री की भाषा है वह क्या कोई संदेश देना चाहती है लेखकों को, नए लेखकों को या पाठकों को? अब संदेश शब्द मुझे थोड़ा परेशान करता जी, है। जी। हाँ, तो संदेश उस तरह से तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए, हम लोग सब अपने वक्त को काफ़ी हद तक प्रतिबिंबित करते हैं। हम अपने वक्त के बच्चे होते हैं, अपने पल के बच्चे होते हैं। तो आप हिंदी साहित्य, जिसको हम हिंदी साहित्य कह रहे हैं, जो खड़ी बोली में लिखा जा रहा है, वो उतना पुराना नहीं है। वो बहुत सी परंपराओं से निकला है जो बहुत ही पुरानी है, लेकिन हम जिसको हिंदी साहित्य कहते हैं वो इतना पुराना नहीं है। तो जिस वक्त वो शुरू हुआ है, 19वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते वो 20वीं शताब्दी में जब हम घुसे हैं, तो उस भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह से जब वो शुरू हुआ है, तो बहुत बड़ी एक जो बड़ा उसका एक संदर्भ बन रहा था, वो राष्ट्रीयता थी। एक भारत एक गुलाम देश था जिसकी निगाहें अब आज़ादी की तरफ थीं, और समाज को लेकर बहुत चेतना थी कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, साहित्य को इस तरफ देखने की ज़रूरत है वगैरह। प्रेमचंद जब आए हैं तब तो वो हो ही गया कि साहित्य को मशाल बन के चलना है। तो उस वक्त एक ख़ास तरह की भाषा भी गढ़ी गई, जिसका मकसद था कि बात ऐसे कही जाए, एक तो बहुत ही जितनी सादे ढंग से कही जा सकती कही जाए, और संदेश दे, पाठक को कुछ सिखाए, पाठक को रास्ता दिखाए। उसी में तरह तरह का साहित्य आया और बहुत अच्छा साहित्य भी आया। उसके बाद हम लोग जो जब तक आए हैं, तो दुनिया बहुत बदल गई, यथार्थ भी बहुत ज़्यादा जटिल भी हो गया, बहुत उलझ भी गया, दुनिया बहुत खुल भी गई। तो हम उसी तरह से सब नहीं लिखते रहेंगे। अब हम जैसे ज़्यादा तोड़ फोड़ भी होने लगी, ज़्यादा मिलावट भी होने लगी, और मैं समझती हूँ इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि साहित्य की तो खासकर कोई मानक भाषा नहीं होती है, और वैसे भी भाषा को कोई एक मानक उसका रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर उसको एक जगह जड़ कर देगा। भाषा को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसकी सरहदों पर आदान प्रदान चलता रहे। और इसीलिए आप देखिए कि भाषा तो मतलब आप ज़रा सा आगे बढ़े और भाषा बदल जाती है जी, है ना। तो बढ़िया तो तभी है कि भाषा में वो सब तेवर आए, मिट्टी के अलग अलग सुगंध आती चली जाए। तो हम जब आए हैं, मेरी पीढ़ी जब बड़ी हो रही है, तो दुनिया जो है खुल गई। हम तरफ तरफ से चीज़ें सुनने लगे, और अंग्रेज़ी का तो बोलबाला बढ़ा ही, फिर और भी दुनिया खुल गई, और भी चीज़ें। अच्छा, पहले इस तरह से ये तो बदलाव तो होता था भाषा में, आप थोड़ा आगे बढ़ते, भाषा फिर कुछ और हो जाती, उसमें और शब्द आ जाते, लेकिन जिस कदर दुनिया एक हुई एक माने में, वो इतना ज़्यादा कभी पहले नहीं हुई थी। तो उसका असर तो भाषा पर होना ही था। तो जिसको अंग्रेज़ी में शब्द है एक्लेक्टिक, कि बहुत उसमें हर तरफ से हवाएं आ रही थी, हमेशा आती थी, लेकिन जिस पैमाने पे वो होने लगा और जिस कदर वो होने लगा, वो बिल्कुल अलग था। तो मैं कहती हूँ कि मैं उस पीढ़ी की बच्ची हूँ, और ये भी मैं कहती हूँ कि यथार्थ को भी दिखाने के, मैं ये नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है कभी कोई कहे कि ये अपने समाज से नहीं जुड़ी हुई हैं, या इस तरह का साहित्य समाज से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल बकवास नहीं, आपके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोई कहे कि बहुत कलात्मक हो जाता है, या प्रयोग ज़्यादा है उसमें वगैरह, ये सब बकवास बात है। क्योंकि आप अपने समाज से तो जुड़ते ही हैं, और यथार्थ से भी जुड़ते हैं, और यथार्थ को दिखाने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आपको देखिए, जो आपके बारे में इस तरह की चर्चा केवल वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने आपको प्रचुर मात्रा में नहीं पढ़ा है, या आपकी कहानियों से भी नहीं गुजरे हैं, और जिन्होंने साहित्य के कुछ सरलीकरण कर दिया कर दिया है। आप
आपकी सारी रचना किसी मानक में नहीं है। हाँ। और आपका समय, आपका समाज और उसके प्रश्न भी उसमें बहुत गंभीरता से शामिल हैं। और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो आप सृजित करती रही हैं, आपकी सारी रचनाओं में कहीं ना कहीं कोई एक प्रश्न उठता है, कहीं ना कोई एक बात उठती है कि कोई चीज़ जैसे आपने देखा और उसको सामने एक तरह से स्केच की तरह से, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, मैं उसको कहूँ कि सही शब्द होगा कि आप जैसे भोर है तो भोर न तो सुबह है न तो रात है, आपकी रचनाओं में वो छाप हर जगह दिखाई पड़ती है। और इस बात पे बहुत सारे सवाल अभी पिछले दिनों भी उठे। हम मीडिया से जुड़े हैं, आप एक चैनल के दफ्तर में हैं, तो आपको भी इसकी जानकारी मतलब है ही है कि आगरा में आपका कार्यक्रम था पिछले दिनों और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। एक चर्चा बहुत लंबी बौद्धिकों के बीच चली कि आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला, सम्मान मिला और प्रधानमंत्री के स्तर से बधाई संदेश आना चाहिए था, जो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा। निजी तौर पर अगर वहाँ से कोई फ़ोन आया हो तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। इन चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं जब ये बातें होती हैं कि भाई प्रधानमंत्री को करना चाहिए, या कहीं पे कोई विरोध करता है कि आप नहीं आएंगे? मैं इन चीज़ों पे मैं तो ये भी नहीं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों पे मुझसे पूछें कि मैं क्यों उन लोगों की तरफ से जवाब दूँ। और मैं लिखती हूँ, साहित्य की अपने मापदंड होते हैं, उसकी अपनी गरिमा महिमा कसौटी है। आप लोग सब साहित्य पढ़ने वाले जो अच्छे उसके परख रखते हैं, आप लोग खुद पढ़ के इन चीज़ों का जवाब दे सकते हैं कि कहाँ पर बात में ज़रा भी सार है, कहाँ पे नहीं है। मैं क्यों खड़ी होकर उस पर बोलूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सब इस पे बोल सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो दीक्षा आपकी है वो अंग्रेजी में आप ज़्यादा शायद सहज हो पाती, घर की बोली की बात अगर हम छोड़ दें, परिवार की बोली की बात, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं जो चीज़ें लिख रही हूँ वो अंग्रेज़ी में लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है? नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं आया, क्योंकि मुझको धीरे धीरे समझ में आ गया कि जिसको मैं समझ रही हूँ कि बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी मैं बोल रही हूँ, या अंग्रेज़ी में ज़्यादा आप कह रहे हैं मैं बोलती हूँ, वो एक फर्राटेदार अंग्रेज़ी सुनने में भले ही लगे, उसमें उतने स्तर नहीं है, उतनी परतें नहीं हैं। भाषा जो है सिर्फ वो नहीं होती है जो आप एक औपचारिक ढंग पे सीखते हैं या स्कूल में जाके सीखते हैं। भाषा आपकी रगों में भी होती है, भाषा आपके अवचेतन में होती है, भाषा आपसे पहले आपकी स्मृति में होती है। आपको उसको वहाँ से निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो है कहीं। और मैं कहूँगी वो बात जो मैंने पहले कहा था कि मेरी पीढ़ी में हम फिर भी जुड़े रहे इन सब चीज़ों से, बाद की पीढ़ी और ज़्यादा अलग हो गई इन सब से। ये बात मैंने बहुत बार दोहराई है। एक तो बहुत तरह की हिंदी हम लोग सुनते थे बच्चे। हमारे उस ज़माने में मतलब आज़ादी के बाद के दौर में जी, अभी साहित्यकारों की बहुत इज्जत थी जी, हम, और हिंदी के साहित्यकारों की बहुत इज्जत थी। तो इलाहाबाद, बनारस, इन सब जगहों में हम लेखक गण जो थे उनको मानते थे। हमारे घर में उनकी बहुत इज्जत थी, और हम लोग बच्चे जो हैं अपने माता पिता के साथ जाते थे कवि सम्मेलन, मुशायरा, और सुमित्रा नंदन पंत हमारे घर आते थे, फिराक गोरखपुरी हमारे घर आते थे, हम उनके चीज़ें सुनने जाते थे। महादेवी वर्मा वहाँ इलाहाबाद में रहती थी, उनको पिताजी जानते थे। ये सब चीज़ें हमारे चारों ओर होती थी, तो हम वो हिंदी भी सुनते थे जो चारों ओर जो हम गरीब तबका मानते हैं उनकी हिंदी सुनते थे, जो सब दुकानदार वगैरह आम ख़रीदने जाओ और मिठाई ख़रीदने जाओ और वो सब वहाँ पे जो हम सुनते थे। तो हिंदी की शिक्षा में अनौपचारिक ढंग पे मेरी बराबर चल रही थी। हाँ, जब आपने इतने सारे महान लोगों का नाम ले लिया। नहीं, बिल्कुल महान, मैं कह रही हूँ क्लासिकल से लेकर, हाँ, वही तो बिल्कुल लोक, और जो सड़क पे चल रही है, सड़क छाप हिंदी, वो भी,
और फिर जितने त्योहार वगैरह होते थे, वो जो रामलीला होती थी और दशहरे में जो चौकियाँ निकलती थी, जन्माष्टमी में कुछ जाते थे हम लोग सब जगह देखने में, इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें हमको असल में शिक्षा दे रही थी। और हिंदी मेरी वहाँ से गढ़ी भी जा रही थी, पनप भी रही थी, मेरे भीतर अगर दबी हुई थी तो वो निकल भी रही थी। बाद में मुझको बस समझने की ज़रूरत थी कि रोज़मर्रा अपने स्कूल और कॉलेज में भले ही मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ, हिंदी में कहीं ज़्यादा जान है मेरी हिंदी में। आपने लिखने की कब सोचा? मैंने, ये बहुत ही अजीब सी बात है पांडे जी, देखिए लिखने की मैंने बहुत बचपन से ही सोचा था। अब इतना मुझे ठीक से याद नहीं है कि जी। लेकिन मैं छोटी थी तभी से मैं कुछ लिखती रहती थी। पर और बहुत कुछ होता है ना, एक तो लड़की की ज़िंदगी, तो आप और बहुत से सवालों में घुसे रहते, वो अच्छी बात है। वहीं से आपकी मुझे लगता है कि आप में एक संवेदनशीलता भी वहीं से आती है कि आप चारों ओर देखते हैं दूसरों के संग क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या होता है, मेरी बहनों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं भी थोड़ी चौकन्नी भी होती हूँ, चैतन्य भी होती हूँ, और शायद लड़ाई के लिए तैयार भी होती हूँ, वो सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन फिर आप उन कुछ चीज़ों से अलग भी हो जाते हैं कि क्योंकि आप कुछ दूसरी तरह की जद्दोजहद में चले जाते हैं, तो आपका वो छूट जाता है कि अच्छा मुझे तो लिखना है। तो था मेरे मन में, लेकिन उसमें देरी होती चली गई, और फिर और चीज़ों में कि नहीं मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे तो अकेले रहना है, तो उस सब में इतनी लगी रही कि मैंने बहुत देर में लिखना शुरू किया। लेकिन आपने देर में लिखना शुरू किया, लेकिन इतना दुरुस्त लिखना शुरू किया कि सबको शुक्रिया कहती हूँ अगर आप पीछे छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर हाँ नहीं, जो आपकी रचनाएं हैं, मैं तो रचनाओं की बात कर रहा हूँ, मैं पुरस्कार से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं तो चूँकि बहुत गंभीरता से आपकी पुस्तकों को पढ़ा हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। उनमें जो एक प्रवाह है, जो लय है, इवन यहाँ तक कि रेत समाधि की ही बात करें, मैं इसका कुछ अंश अपने पाठकों को भी सुनवाऊंगा। तो अलग भाषा है, अलग विन्यास है उसका, और जो भाव हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। 2 लाइनों में भी चीज़ें अपनी अभिव्यक्त कर रही होती हैं कि हम हैं। साहित्य आज तक और राजकमल को मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मन में उठती इन बातों को आपसे साझा करने की इच्छा है। गांधी जी के शब्द हैं, मैं तो कहता कहता चला जाऊंगा, लेकिन किसी दिन मैं याद आऊंगा कि एक मिस्कीन आदमी जो कहता था वही ठीक था। आज वे सच बहुत याद आ रहे हैं। जब हम खड़े हैं इस विपदा के बीचों बीच, अभी भी ना समझ और इस बात से बेखबर कि वुहान चीन बाद में आया, ये विकट घड़ी उसके बहुत पहले से शुरू हो गई थी और हम सब उसके लिए जिम्मेवार हैं। गांधी जी ने कहा, गांव को इकाई बनाओ, न कि शहर को। सादगी अपनाओ, न कि लंबे चौड़े विशाल दानवी विकास को। ज़रूरत की सीमा अपनाओ, न कि लालच की, जिसकी कोई सीमा नहीं। सबके हित में अपने हित को जानो, न कि खुद के लिए महल बाकी जाए भाड़ में रुख अपनाओ। प्रकृति का आदर करो, न कि उसको नोचो खसोटो। पर्याप्त है पृथ्वी पर सबके लिए, अगर सद्भाव से सहवास हो। उनके शब्द। मेरे कहने का निचोड़ ये है कि मनुष्य जीवन के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ है उस पर निजी काबू होना चाहिए। अगर न रहे तो व्यक्ति बच ही नहीं सकता। आखिर तो जगत व्यक्तियों का ही बना है, बिंदु नहीं है तो समुद्र नहीं है। मगर गांधी जी को अव्यवहारिक और पगलेट भी करार कर दिया। लालच व्यक्तिवाद की दौड़ अपनाई, प्रभुत्व और दंभ की होड़ मचा दी कि पृथ्वी को और दूसरों को दबा के रखेंगे, और पूरी मानवता के लिए विपदा आन खड़ी हुई है। मन मगर मजबूर नहीं होना चाहता। उम्मीद फिर भी है कि हर संकट एक सबक है। जिन बातों को हम छितरा
छितरा बितरा सुनते देखते रहे और भूलते, वे आज एकजुट होकर एक संकलित पाठ बन के हमारा ध्यान मांग रही हैं, हमें समझा रही हैं मानव जाति एक है, सबकी नियति जुड़ी है। उधर की हवा रोगी है तो इधर भी बही आएगी और सबको अपनी चपेट में लेगी, जैसा देख रहे हैं। एक कहानी सुनी थी जो कुछ याद से कुछ मन से बना के दोहरा लो। एक केचुए ने सिर निकाला और दूसरे को देखकर कहा, मैं जा रहा हूं जिधर वादियां सुंदर हैं, तुम धंसे रहो इस सड़ेले में। दूसरे ने कहा, केचुए हो कि गधे, मैं तुम्हारा दूसरा सिरा हूं, जहां मैं वहां तुम और जहां तुम वहां मैं, हम अपनी किस्मत अलग नहीं कर सकते। ये समझने का दिन आ गया है, गांधी की ओर लौटने का भी। क्या होगा कब होगा मैं नहीं जानती, पर मानती हूं कि बुरे वक्त में शैतानियां उठती हैं तो भगवानियां भी, और बुरे वक्त के अच्छे लोग दुनिया की संभाल में शिद्दत से जुट जाते हैं। उनका संदेश कोई नहीं सुनता ऐसा लग सकता है, पर तितलियां जरूर सुनती हैं, और अच्छाई और मानवता के पुष्प खिलें ये बीड़ा तितलियां उठाती हैं। मेरे उपन्यास रेत समाधि में एक बुजुर्ग महिला और उसके समय की प्रेम और इंसानियत की कहानियां कहीं दर्ज नहीं हुई हैं, तो तितलियां उसके सम्मुख आ बैठती हैं और वे फैलाएंगी मानवता की कहानियां, उस स्त्री की, गांधी संदेश की भी। पुस्तक से वो अंश पढ़ रही हूं। ये पुस्तक है। न जाने कब ढेरों तितलियां छड़ी पे हाथ टिकाए कहानी कहती औरत की उंगलियों पे चढ़ आई थी। जिन्हें जगह नहीं मिली वे रेत पर उसके चारों तरफ पंख उठाए तल्लीन बैठ गईं। बोलना जरूरी नहीं था, उनके परों की फरफर कह रही थी, ओहो ऐसे बुरे वक्त के अच्छे लोग। सुशांत फरफर में उनमें से कुछ एक दूसरे के परों पर छुआ देती कि देखो कभी भी कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, अच्छाई की उम्मीद मत छोड़ो, उसी को अपने पंखों में रचाओ बसाओ, उसी से अपने पंखों में उड़ान भरो। तितलियां जानती थी वे चंद दिनों की मेहमान हैं, रेत पर चांदनी की तरह बिखरी, 6-7 दिन में पूरी हो जाएंगी, हद से हद कोई कर गई तो 12 पार कर लेगी। पर वो ये भी जानती थी कि दुनिया में भरोसा संदेश उन्हीं के द्वारा फैलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। जैसे वो फूलों का पराग लेते हुए पुष्प रेणु उठा लेती हैं कि दूसरी जगहों में उनके मार्फत पहुँचें, वहाँ भी अंकुर आएं और वो फूल वहाँ भी खिले और उसकी सुगंध फैले, ठीक वही वो कहानियाँ सुन के करती हैं। उसका रस लेते हुए उसके रेणु उठा लेती हैं और उन्हें रेत में छितराती हैं कि उनके जाने के बाद भी वे उठें, खिलें, सुगंध फैलाएं। हम खुद मर गई तो क्या, हमारा हरकारापन कभी न मरेगा। एक तितली काफ़ी है दूर फूल खिलाने को, यहाँ तो सारी आ बैठी थी। अब कहानियाँ दबी नहीं रह सकती थी, ना अच्छाई। तो फिर वे घेरे में बैठी रही, औरत को प्रश्न सूचक परों से निहारती। शुक्रिया। मैं एक सवाल मैं पूछूं कि बतौर साहित्यकार आपने जहां से शुरुआत की पूर्वी उत्तर प्रदेश से, और आज हम दिल्ली में हैं और पूरी दुनिया में आपका नाम हो चुका है। लंदन में आपकी जो अभिव्यक्ति थी बुकर मिलने के बाद, वह बड़ी अद्भुत रही, हर जगह छपी भी, कि आपको कहा गया था कि आप हर तरह से तैयार होके आइए। जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो बच्चियां हैं, आज के समय में समाज बहुत बदला है, हर तरह से बदला है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई लड़की गीतांजलि श्री बनना चाहे या ये बनना चाहे कि मैं कैसे अपना नाम रोशन करूं, तो उसको किस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, कैसे लेखन से वो जुड़े, या उससे किन लोगों को आदर्श बनाना चाहिए अपनी स्थिति में, वो जहां भी हो कैसे बदलाव कर सकती है? देखिए, इसका कोई एक सीधा सपाट फॉर्मूला वाला आंसर तो जवाब तो बनेगा नहीं। हाँ, तो ये हो ही नहीं सकता है।
असल बात है कि देखिए, आप साहित्य और कलाएं मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत एक स्तर पे आप देखिए तो बहुत आसान चीज़ें हैं जिनसे कि आम जनता जुड़ सकती है। बचपन से हमको साहित्य और कला में मज़ा आता है, कहानियों में मज़ा आता है बच्चों को, मतलब बिल्कुल वो तो पैदा हुए नहीं कि उनको, और नाच गाने में मज़ा आता है। तो ये तो इतने आनंद से भरे रास्ते हैं। अगर हम इन क्षेत्रों पर और इन विधाओं पर ध्यान थोड़ा दें और इनका जो महत्व है हम समझें, और लोगों में, बच्चों में इनके प्रति विवेक हम जगाएं, जो हम कर सकते हैं। भाई साहित्य पढ़ के अपने आप भी तय करो कुछ चीज़ें। साहित्य जो है, साहित्य और कला दोनों मनन मांगते हैं, मौन और मनन, ये आपको सिखाते हैं। वो ये जो जल्दी हम भाग रहे हैं दुनिया में, ऐसे सब चक्कर काट रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, वो आपसे मांग करता है साहित्य कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, थोड़ा मन को खाली करो। जो बातें बस माने बैठे हो उसको फिर से सोचो, सवाल करो, तलाश करो। तो ये चीज़ें आपको सिखाता है। हम बच्चों में अगर ये वाली संवेदना जागृत कर सकें तो बहुत बढ़िया है समाज के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, हम ही लोग माने बैठे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि उसको इतना आसान होना चाहिए कि उनको ज़रा भी दिक्कत ना हो। ये बात सही नहीं है, बल्कि आप किसी हज़ारों चीज़ों में ले लीजिए, जो बहुत आसान चीज़ है वो 2 पल के लिए आपको कुछ मज़ा देती है, और फिर इतना आप ऊब जाते हैं कि उसकी तरफ आप दोबारा नज़र नहीं उठाते। और जो अच्छी चीज़ है, जो कभी कभी आपको शुरू में समझ में नहीं आती है, आप जितनी बार लौटते हैं वो आपको कुछ नया देती है। और ये समझना कि लोगों को सिर्फ आसान चीज़ ही, कि आम जनता जैसे बेवकूफ़ है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए हमारे यहाँ मैं कहती हूँ जिनके यहाँ रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, वो तो, उनको तो ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए क्या नहीं है इनमें। और आसान के जितने तरीके हैं और मुश्किल के जितने तरीके हैं, सब आपको इनमें मिलेंगे, और हर तरह तरह से लोग उनसे जुड़ते हैं। संगीत की आप बात करिए, अब हवेली संगीत मेरे मन में आ रहा है। अब हवेली संगीत जो है वो ध्रुपद पे आधारित है जी। तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल जो उसमें सबसे ऊंचा हाँ, वो है, वो माना जाए ध्रुपद से निकला हुआ हवेली संगीत। मंदिरों में उन्होंने शुरू कर दिया, मथुरा वृंदावन में, और सारे भक्तगण जाकर हवेली संगीत सुनते हैं। और सोचिए कि मतलब ध्रुपद ये आम जनता की चीज़ है। हम माने बैठे हैं कि आम जनता कोई बेवकूफ़ है, वो बड़ी हल्की हल्की चीज़ें ही बस समझ सकती है और पढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम समझें कि साहित्य और कला जोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। साहित्य और कला कभी द्वेष नहीं है, द्वेष के लिए नहीं बनाए जाते हैं, उनमें रचनाएं नहीं होती हैं, और ना वो किसी भी वो सिर्फ मानवता की तरफ होते हैं। उनमें करुणा होती है, उनमें मानवता होती है। तो साहित्य और कला लोगों को जोड़ेंगे, उनकी जो ऊर्जा है उसको रास्ता देंगे, दिखाएंगे, राहें उनके लिए बनाएंगे। अगर हम वो कर पाए तो कितने कमाल की बात है। और आखिरी मुझे एक, बस आप भी जब इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं भी कुछ यहाँ से मुझे याद आ रहा है। मैं जर्मनी का आपको अपना एक छोटा सा तजुर्बा बताती हूँ। मुझे मेरी 1-2 किताबों के तर्जुमे वहाँ हुए, तो मुझे रीडिंग टूर पे बुलाया गया। तो मुझसे बहुत सारे जगह उन्होंने किया था इंतज़ाम, जिसमें कि जाकर पहले मुझे थोड़ा सा अपने मूल भाषा में पढ़ना था, लेकिन हिंदी तो वहाँ नहीं जानते थे लोग। तो 3-4 मिनट बस कि ध्वनि सुन लें वो हिंदी की। उसके बाद जो जर्मन तर्जुमा था वो पढ़ना था, और फिर बातचीत होनी थी। अब वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के प्रोग्राम, 1 घंटे का पाठ। तो मैं परेशान हुई,
मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, वो जनता जो है बिल्कुल ऊब जाएगी, उठ जाएगी। 1 घंटा, और मेरा लेखन ऐसा नहीं है कि कि आप आनंद आए और आप समझिए रहे हैं, और बॉलीवुड संगीत नहीं है कि आपको कि मज़ा आया, 1 घंटे अपना हंस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और सुनेंगे। तो ये तो अब बिल्कुल आप मतलब मेरे संग आप क्या करेंगे, श्रोताओं के साथ जाती है। बिल्कुल, आप मुझे पत्थर ना मारने लग जाएं। तो वो जो मेरा वहाँ प्रकाशक था उसने मुझे इतनी हिकारत से देखा। अच्छा। और उसने मुझसे कहा कि मैम, दिस इज़ जर्मनी, पीपल हियर लव एंड रिस्पेक्ट लिटरेचर। यहाँ पर 1 घंटे बिल्कुल गंभीर पाठ सुनना, कोई परेशानी, किसी को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, उनको बहुत मज़ा आता है, उनमें ये काबिलियत है कि वो बैठें चुपचाप और सुने। क्या बात। अब मुझे लगा कि देखिए ये है आपका समाज कहाँ पहुँचा है, उसका मापदंड ये है कि वो आप कला साहित्य जैसी चीज़ों को कहाँ रखता है। 1 घंटे का पाठ, हमारे यहाँ तो 10 मिनट का पाठ बोलते हैं, कहते हैं उससे ज़्यादा मत करो, 10-15 मिनट से ज़्यादा करोगे लोग ऊब जाएंगे, साफ साफ बोलते हैं। मैं यहीं से, चूँकि आपने प्रकाशक का जिक्र कर दिया, जब आपको पुरस्कार मिला उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हिंदी में, हमने बहुत सारे लेख भी पढ़े, और जिन बड़े लेखकों से भी हमारी बात हुई, दूसरी भाषाओं के लेखकों से भी हमारी जो बात हुई, तो उन सभी का मानना था और कहना था कि आपका पुरस्कार भारत में प्रकाशन उद्योग को एक अलग स्वरूप दे सकता है और अनुवाद की तरफ कुछ न कुछ बढ़ावा मिलेगा। मैं आपके अपने अनुभव की बात जानना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं इस मंच पर आपके सहयोगी या वरिष्ठ लेखकों से जो बातचीत करता रहा हूं, उसमें ये बात बार बार आती है कि अनुवाद को लेके जो सम्मान का भाव होना चाहिए वह भारतीय प्रकाशन उद्योग या प्रकाशकों की ओर से नहीं मिलता है, और जिस स्तर पे पुस्तकों के बाहर की भाषाओं में अनुवाद को और भारतीय भाषाओं में एक दूसरे से अंतर अनुवाद होना चाहिए, वह भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अनुवाद को हम उस एक तरह से दोयम दर्जे का समझते हैं हमारे प्रकाशक, या वह महत्व नहीं देते जो मिलना चाहिए। आप इस पूरे परिदृश्य को, चूँकि जर्मन में, फ्रेंच में, दूसरी भाषाओं में भी आपके अनुवाद हुए हैं, अंग्रेजी में भी, आपका औपचारिक परिचय मैं अभी अपने दर्शकों को दूंगा कि कौन सी पुस्तकें आपकी आई हैं। आप इसे कैसे देखती हैं कि पहले का परिदृश्य, मतलब जब आपकी पुस्तक का अनुवाद हुआ या आपको प्राइज़ मिला, और अब आज के समय की स्थिति क्या है, कैसे देखते? देखिए, इस पर मैं इसका मेरा कोई विशेष अध्ययन नहीं है, जी जी, तो उस तरह से नहीं मैं आपको बता पाऊँगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आज़ादी के बाद एक इस बात का एहसास जागा था कि हमको अपनी भाषाओं को और बढ़ाना है, एक दूसरे को समझना है। और उस समय शायद शुरू हुआ था कि एक दूसरे के कृतियों के अनुवाद हो। नेशनल बुक ट्रस्ट में, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया, साहित्य अकादमी, और काफी कुछ अच्छे ज्ञानपीठ भी कर रहा था। जी, कुछ अच्छे लोगों ने भी किया। अच्छे लोगों से मेरा मतलब है कि सिर्फ उनको चूंकि उस किसी कृति से विशेष प्यार हुआ तो उन्होंने उसका अनुवाद किया, ऐसे भी हो रहा था। सारे बड़े लेखकों ने, मुझे तो याद ही नहीं है कि कोई बचा है जिसने नहीं किया हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ी हम पर बहुत हावी हुई है, और पहले अंग्रेज़ों ने जो किया वो तो करके चले गए, उसके बाद अमेरिका ने किया, रहा सहा जो कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी। तो अंग्रेज़ी जब हावी हो गई तो ये हुआ कि आपस में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही जितनी किसी तरह से अंग्रेज़ी में पहुंच जाए। तो अब मामला यहाँ पहुंचा हुआ है ज़्यादातर
कि मुझे किसी केरल के लेखक को अगर पढ़ना है तो अंग्रेज़ी में पढ़ूंगी, उसको हिंदी के लेखक को पढ़ना है तो अंग्रेज़ी में पढ़ेगा। तो ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि क्यों नहीं मैं उसकी कृति को हिंदी में पढ़ सकती और वो मेरी कृति को मलयालम में पढ़ सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और आप सही कह रहे हैं कि जो अनुवादक हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, दोयम दर्जे का माना गया है, और उनको ठीक से पैसा नहीं दिया जाता है, पुरस्कार राशि भी नहीं मिलती। बिल्कुल, तो वो कैसे करें। और भाषा के प्रति हम लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। भाई भाषा सिर्फ, आपने जैसे कहा कि भाई आप अंग्रेज़ी बोलती हैं, तो अंग्रेज़ी बोलने से ही आप अंग्रेज़ी में साहित्यकार होने लायक नहीं बन जाते नहीं, तो ये तो बस वो ये समझ लिया जाता है कि अच्छा ये तो अंग्रेज़ी बोलती है तो ये कर देंगी तर्जुमा, अच्छा ये तो थोड़ा सा गिटपिट हिंदी बोल देते हैं तो ये तो उसको इनका हिंदी जो है वो कहीं अच्छी होगी। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है ना। उसके लिए भी हमें सबको तैयार करना पड़ेगा, ऐसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और पारितोषिक की तो बात है ही, महसूस हो रहा है, ये लोग, बहुत से लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर बुकर ने ये चीज़ करी है कि अभी सबकी नज़र पड़ी कि भाई अंग्रेज़ी से इतर भाषाओं में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और हमको उधर देखना है, तो हमको इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक पल के लिए हम खुश हो गए, चलो सबको पता चल गया कि अंग्रेज़ी में ही नहीं और भाषाओं में भी होता है। इसको हमको बिल्कुल सोच समझ कर प्रकाशकों को, पाठकों को, अनुवादकों को और जो भी फंडिंग एजेंसीज़ हैं उन सबको इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस साहित्य को एक दूसरे के सिर्फ अंग्रेज़ी के माध्यम से नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं और भाषाओं मतलब आप तरह तरह से आप उसको उपलब्ध कराइए। ये नहीं कि अंग्रेज़ी है वो हो गया है, इंग्लिश ऑन वन साइड एंड एवरीथिंग एल्स ऑन द अदर। मुझे इस बात की खुशी है और आपको भी मतलब मैं हो सकता है आपके पास जानकारी हो कि जब आपको पुरस्कार मिला था तो अभी पिछले दिनों जब मैंने अलका सरावगी जी से चर्चा की थी तो उन्होंने ये कहा कि जब उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो बंगाल के अखबारों ने ये कह के कि इसको तो हिंदी में पुरस्कार मिला है वो प्रमुखता नहीं दी थी, लेकिन वो इस बात पे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि गीतांजलि श्री को जब यह पुरस्कार मिला तो सारे बांग्ला अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर खबरें छपी और उन्होंने खुशी जाहिर की कि कम से कम गीतांजलि ने यह अवसर दिया कि हिंदी की लेखिका बांग्ला में या दूसरी भाषाओं में, मैंने असमिया का जिक्र किया, उड़िया का जिक्र किया, इन भाषाओं के जो भारतीय भाषाओं के हमारे लेखक मित्र हैं उन सभी ने खुशी जाहिर की, बल्कि संदेश भी भेजा, हमने साहित्य तक पे चलाया भी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिन पुस्तकों की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये अगला सवाल चूँकि पूछने से पहले मैं बता दूं कि माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि, ये 5 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, अनुगूज, वैराग्य, मार्च जो मेरे पास नहीं था, माँ और सकूरा ये भी मेरे पास नहीं था, ये 2 कहानी संकलन, यहाँ हाथी रहते थे, प्रतिनिधि कहानियाँ और एक शोध ग्रंथ बिटवीन टू वर्ल्ड्स, एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद आपके छप चुके हैं। आपकी रचनाओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं के अलावा बहुत सारी यूरोपीय भाषाओं में हुआ है, बहुत सारे पुरस्कार पा चुके हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बाद बनमाली राष्ट्रीय पुरस्कार, कृष्ण बलदेव बनमाली पहले मिला था, पहले नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि उसके बाद इन पुरस्कारों को आप कम करके मत आकिए, ये पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मैं दर्शकों को कह रहा हूँ, आपको नहीं, कि बनमाली राष्ट्रीय पुरस्कार, कृष्ण बलदेव वैद्य पुरस्कार, कथा यूके सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्य संघ का सम्मान, साहित्यकार सम्मान और द्विजदेव सम्मान मिल चुका है। रेजिडेंसी फेलोशिप के तहत आप स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, फ्रांस, कोरिया, जापान आदि देशों में रही हैं। और यह पुरस्कार रेत समाधि जो है 2021 में एक और पुरस्कार के लिए, जिसका नाम आप बताओगे, प्रोनाउंस करोगे मेरे लिए, एमिल गीमे के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था और
2022 में मिला ही है। मैं ये पूछूं कि सारी रचनाएं आपको बहुत पसंद होगी, लेकिन किसी एक रचना को, रेत समाधि को छोड़ के मैं कहूं कि इसको लिखने से आपको यह संतुष्टि मिली कि मैं जो कहना चाहती थी वो कह चुकी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आप अभी भी बेसब्र हैं कि मुझे अभी लिखना है? बिल्कुल। मुझे अपने लेखन में मैं उस तरह की लेखक हुई नहीं कि सोचूं कि हाँ अरे ये तो मैंने क्या कमाल कर दिया, अब तो बात बन गई। क्योंकि बात बन गई तो फिर तो वैसे भी बात बन गई तो फिर सब चुप हो जाइए, पर वो नहीं हुआ है। अभी मेरी कोशिश जारी रहती है। कभी कभी वापस जाके अगर पढ़ना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है, तो लगता है कि हाँ यहाँ कुछ संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, आप अभी भी संभावनाएं ढूंढ रही हैं छपी हुई पुस्तकों में भी? नहीं, छपी होने से कुछ नहीं होता है। आप देखिए, जो रचना कर्म है या रचनात्मकता है, ये सब ये कुछ थोड़ा सा अब रहस्य तो नहीं कहूँगी, पर पूरी तरह से जो सृजन करता है उसको भी नहीं समझ में आते हैं। तो कुछ अच्छा लगता है कि आपने ये सोचा और वो ये बना, तो आपके लिए भी एक अचंभा वहाँ पर है। और कभी कभी आपने बड़े ठस तरह से सोचा। अब जैसे कौवे और साड़ियाँ, हाँ पहले से नहीं मैंने सोचा हुआ था, लेकिन मैं खुश हो गई कि ये कौवे और साड़ियाँ, ये तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक हाँ बन गया, ये बन गया। क्या दृश्य बना, क्या दृष्टांत वहाँ निकला, तो बहुत बढ़िया लगा। लेकिन ये कुछ है इस रचना प्रक्रिया में होता है कि वो आपके हाथ से निकल जाता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो अराजक हो जाता है, क्योंकि कोई संतुलन, कोई एक कलात्मक संतुलन आपके भीतर इतने बरसों में, ख़ासकर अगर आप इतने बरसों से लिख रहे हैं और उसके अलावा भी आप चीज़ें देखते हैं, आप पढ़ते हैं, आपकी परख तो कुछ चलती रहती है, तो वो एक संतुलन आपके अवचेतन में भी होता है जो आपको गाइड करता रहता है कि भाई आप ये करते करते इधर भले ही चले जाएं, लेकिन ऐसा मत करिए कि बिल्कुल ही बेमाने हो जाए या आप धड़ाम से गिर पड़ें। तो आप संभाल लेते हैं उसको, मतलब आपका वो भीतरी संतुलन उसको संभालता है और चीज़ इस तरह बनती चलती है। लेकिन अच्छी रचना जो सबसे बड़ी खुशी देती है वो ये है कि वो रचनाकार से बड़ी होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मुझे लगता है कि उसमें निहित है। अब आप ये कह रहे हैं कि अच्छी रचना रचनाकार से बड़ी होती है, लेकिन इस हिसाब से तो रेत समाधि तक आपकी जो दूसरी रचनाएं हैं, माई ही या जब मैं हमारा शहर उस बरस की बात करते हैं, एकदम अलग फलक है। तो अगर कोई इसको पढ़ रहा हो तो वो अपने आप में मानेगा कि नहीं भाई ये बड़ी रचनाकार हैं। और आपके जो प्रशंसक हैं, जो पाठक हैं, या जो हमारे जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लगातार लिखती रहें, तो रचना तो रचनाकार से बड़ी नहीं हो सकती। मैं तो मानती हूँ कि रचना, और ये भी मैं मानती हूँ कि रचना का अपना अलग अस्तित्व हो जाता है। तो अब रेत समाधि अगर जब पूरी हुई, मुकम्मल हो गई, तो ये मेरे हाथ से निकल गई और ये अपने में कोई एक चीज़ है। और इस पे उस तरह से देखिए तो जिस समय मैं लिख रही थी उस समय भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिक्टेटर डायरेक्टर हूँ, जो निर्देशक हूँ, जो उसको मैं गाइड कर रही हूँ, चला रही हूँ। नहीं, वो भी मुझे चला रही है, वो भी मुझे चला रही है। उसमें कोई एक ऊर्जा पैदा हो रही है जो उसके किरदारों को, उसमें जो किस्से कहानियाँ उसमें से उभर रहे हैं, उनमें जान डाल रही है। वो जो जान डाल रही है वो मुझे प्रेरित कर रही है। तो ये एक संवाद चल रहा है। मैं थोड़ा उनके साथ चलती हूँ, थोड़ा उनको ऐसे करने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे कहीं पे रोकते हैं और ऐसे चले जाते हैं और बात चलती जाती है। आप इतना पकड़ के कैसे रखती हैं, इतने व्यापक फलक पे लिखती हैं, तो अपने उपन्यासों को लिखने के दौरान कथानक को और पात्रों को कैसे पकड़ के रखती हैं? अगर पकड़ के कथानक और पाठक अगर दोनों
इससे पकड़ में आए हैं, तो फिर ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ये मेरा कोई वही कहूँगी फिर से कि ये कोई एक मेरे पास कोई सोचा हुआ रास्ता तरीका नहीं है कि ऐसे करके बंदी बना लो। हाँ, वो नहीं होता है। लेकिन ये कि आप देखिए, आप कोई भी काम पूरी निष्ठा से करते हैं, इतना तो। और मैं अपने बारे में कुछ कहूँ ना कहूँ, ये तो कहूँगी कि मैं जो कर रही हूँ उसको पूरी ईमानदारी से मैं कर रही हूँ। मैं अपने को मतलब मैंने कितना वक्त इसमें सर्व किया है बिना जाने। भाई बुकर के लिए तो नहीं कर रही थी, बुकर तो कहीं से इत्तेफाक से आ गया। मैं तो चुपचाप अपना काम किए जा रही थी, इतने बरसों से किए जा रही हूँ। तो वो आप जब इतने इस तरह लगन से आप कुछ भी करेंगे, तो मुझे लगता है एक तो वो अपने आप ही एक पुरस्कार है, और वो आपको खुद जो आप कह रहे हैं कि वो आपको खुद सुझाव देता है कि इसको कैसे आप तराशिए, कैसे संभाल इसकी बनी रहने दीजिए। तो अपने आप ही वो चीज़ होती है। आपकी लेखनी का सबसे पहला पाठक कौन होता है? मैं खुद? हाँ, बिल्कुल। लिखने के बाद आप पढ़ती हैं उसको? नहीं, और मैं लिखने के दौरान भी पढ़ती हूँ। तो मेरा पहला और बहुत देर तक इसका अकेला पाठक मैं ही होती हूँ, और मैं वाकई अकेली होकर लिखती हूँ। मैं किसी को मैं अपने जिसको आप कहें तसव्वुर में भी मैं नहीं लाती हूँ कि ये कोई पाठक, कोई अन्य पाठक, मतलब मैं अपनी अन्य ज़रूर हो जाती हूँ, लेकिन कि कोई और इसको पढ़ेगा तो इसको कैसे कहेगा क्या बकवास है, क्या वो है, क्या वो नहीं, क्योंकि वो फिर मुझे तरह तरह से उस पर नियम कानून दूसरे तरह के लगाएगा। तो ये तो मेरी अपनी कोई तलाश है, तो मैं अपनी तलाश में अकेली चलती हूँ, और इसके लिए तैयार रहती हूँ कि बात नहीं बने। लिखने का सबसे बेहतर समय कौन सा पाती हैं आप? क्या कोई जगह किसी विशेष, मान लीजिए जैसे आपने इस उपन्यास की योजना बनाई हो या इसकी बनाई हो, तो कोई जगह चुनी या कहीं भी रहती हैं लिख लेती हैं? नहीं, उस तरह की नहीं हूँ। मुझे एकांत चाहिए होता है, और मुझे लगता है कि आप अगर ख़ासकर स्त्री हैं, मैं इस मामले में कहूँगी कि स्त्री और पुरुष में फ़र्क होता है। मेरे पिताजी भी लिखते थे, लेकिन पिताजी सरकारी अफसर भी थे, और वो जब तय कर लेते थे कि अब लिखना है, तो वो तो अपना लॉन में बैठे हैं और मेज़ कुर्सी लगी है और वहाँ पे वो लिख रहे हैं, और किसी को चाय उन्होंने कह दिया, चाय भी उनके लिए आ गई। तो दूसरी तरह से वो अपने को अपने चारों ओर से काट के बैठ सकते थे भीड़ में भी। मुझे लगता है कि स्त्री के लिए भीड़ में इस तरह अकेला होना, और घर में अकेला होना, जिस घर में और भी लोग हों, अकेला होना बहुत ही मुश्किल है। भूले भटके आपको ऐसी कोई मिलेगी। तो मुझे लगता है स्त्री को घर दूसरी तरह से पकड़े रखता है। तो मैं एक तो घर में रहकर लिखना बहुत पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ हूँ तो मुझे घर की चीज़ें दिखाई पड़ती रहती हैं कि ये तकिया टेढ़ा है, ये चादर बदलनी है, और फिर वो घंटी बजती है दरवाजे की, जाके अच्छा धोबी है, प्रेस है, ये है, वो है, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे स्त्री को अपना एकांत तलाशना पड़ता है। तो मैं घर से अक्सर निकल जाना बेहतर मेरे लिए रहा है। मतलब मैं बिल्कुल अकेले ऐसी जगह में मैं केरल में एक बार मैं चली गई बिल्कुल अकेले, एक गेस्ट हाउस में, किसी मित्र के मार्फत, पर एक गेस्ट हाउस में ऊपर वेस्टर्न घाट्स में, बड़ी अच्छी सुंदर सी जगह थी, लेकिन एकदम अकेली मैं थी, और नीचे कॉलेज था 10-15 मिनट की दूरी पे, और मैं अकेले इस गेस्ट हाउस में थी, कोई भी नहीं उसमें था। मतलब मैं नहीं समझती कि बहुत लोग ऐसे रह सकते हैं, और मैं वहाँ पे एक अरसे तक रही और मैंने अपना अकेले बैठ के काम किया। तो वो मुझे ज़रूरत हमेशा होती है अकेले होने की, तभी मैं इसको कर पाती हूँ। आप जो पूछ रहे हैं कि सही वक्त आपके लिए कौन सा होता है सबसे, जब आप लिखने? हाँ, जी, बहुत। मैं दिन में पसंद करती हूँ। बहुत से लेखक हैं जो रात वाले होते हैं, जैसे कृष्णा जी वो तो सवेरे जाके सोती थी। तो मैं जो हूँ उस मामले में ऑफिस टाइम वाली हूँ,
पहले मैं ये कर लेती थी क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, अकेले होना ज़्यादा आसान था और चीज़ें कुछ कर नहीं रही थी, तो मेरे लिए आसान था अपनी ये जो है दिन का क्रम तय करना। बाद में जैसे जैसे थोड़ा जान भी गए लोग तो कुछ चीज़ों में बुलाने लगे। उसके अलावा और ज़िम्मेदारियां घर की भी बढ़ी, माता पिता भी, उनकी भी उम्र ज़्यादा हुई तो फिर उनके संग भी रहने की ज़रूरत पड़ी। तो फिर धीरे धीरे मेरे लिए क्रम बहुत टूटा है। तो इस समय मैं ज़्यादातर बस इस कहिए कि इस हसरत में रहती हूँ कि कब मुझे फिर वो दिन मिलेंगे कि मैं अकेले सारे दिन अपने काम के साथ रहूं। पर जब मिलता है तो करती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा टूट टूट के काम करना पड़ता है। हमने वादा किया था कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं उस बात को समझ सकता हूँ जो आप कह रही हैं। आपकी व्यस्तता का मुझे भान है क्योंकि मैं लगातार आपको देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ। बस आखिरी एक दो सवाल बहुत छोटे छोटे से हैं। एक ये कि गीतांजलि श्री जो खुद आज हिंदी की को आपने एक तरह से हिंदी का गौरव बढ़ाया है और हम सभी के लिए ये सम्मान की बात है। आप किन लेखकों को आपके पसंदीदा लेखक कौन से रहे हैं जिनको पढ़ के, जिनकी रचनाओं को पढ़ के, जैसे आपके पाठक, आपके प्रशंसक आपकी कृतियों को पढ़ के प्रसन्न होते हैं, आप किन लोगों को पढ़ के बहुत खुश होती रही हैं? मैं देखिए इतने इस समय तो जो मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया खुली है तो दुनिया का साहित्य भी इतना ज़्यादा हमको मिलने लगा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति हो गई है। तो मैं ज़रूर नाम छूटेंगे तो इसलिए मैं मतलब मैं कहूँगी आपसे, लेकिन आप याद रखिएगा कि मैंने वो बहुत से नाम हाँ बहुत ज़्यादा हैं। पर जैसे कॉलेज में हम लोग को रूसी साहित्य, और हम लोग सब ने उसको बहुत पढ़ा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत हमको सबको उस समय उसकी प्रचुर उपलब्धता थी और उसने निश्चित रूप से हमारे अंदर मानवीयता का बहुत सारा गढ़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो रूसी साहित्य मुझे याद है, फ्रांसीसी साहित्य हम लोग उस समय को पढ़ते थे, फिर ये विक्टोरियन लिटरेचर, ये सारे जो ये सब जेन ऑस्टन वगैरह हमको पढ़ते थे। हिंदुस्तान में मैं कहूँगी कि मुझे अपने जो वक्त के जो लोग हैं और मुझसे पहले के राही मासूम रज़ा वगैरह, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रज़ा, शानी, ये इन लोगों ने मतलब इन सबको मैं पढ़ती रही हूँ। हाँ बिल्कुल। और निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, ये विनोद कुमार शुक्ल, कुमार नारायण, ये सब लोग तरह तरह से हमको बनाते करते रहे, प्रभावित बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत है, मैं इसमें क्या सब छूटेंगे नहीं, लेकिन एक मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि देखिए सिर्फ जो हमने किताब के तौर में पढ़ा है उसी की बात नहीं है। मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ रामायण और महाभारत, और मैं अपने जब अपनी बात करूँ तो मैं कहूँगी इन्होंने मुझको बहुत प्रेरित किया है कि इसमें सच मुझे लगता है कि कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है जो यहाँ नहीं है। और भाषा का तो क्या कितना मान है यहाँ पर, कितना मान सम्मान है। और अफसोस होता है कि कितना वक्त मेरा अंग्रेज़ी में चला गया, वरना शायद मैं अपने देश की कोई और भाषा सीख लेती। तो सीखने में तो हमारे चारों ओर बहुत ही बढ़िया साहित्य, लैटिन अमेरिकन साहित्य कितना ज़बरदस्त है। हम खूब पढ़ा बाद में, और फिर कोएत्सिया जैसे लेखकों को, और डेविड मालूफ जैसे ऑस्ट्रेलियन लेखक, मतलब जगह जगह से। लेकिन उस नाम इसलिए भी छूटते हैं कि किसी को सिलसिलेवार की यहाँ का साहित्य मैंने खूब पढ़ा, ऐसे नहीं, कुछ इधर जो मिला वो पढ़ा। हम जैसे हमारी लाइब्रेरी में किताबें लगी हैं जिनका कोई हमने उनका वो नहीं किया है वर्गीकरण, जो किताबें आती हैं उसी रूप में हम रख देते हैं। नहीं, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि हम इतना पढ़ते रहे हैं लेकिन हम बहुत ही अनपढ़ हो गए हैं आज।
क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी हमने नहीं पढ़ी है शायद। नहीं, पढ़ने में पूरा कैसे हो सकता पूरा है? नहीं, लेकिन फिर भी कि कहें कि अच्छा, मतलब कम से कम मेरे, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इस बात पे थोड़ा दुख ही होता है कि मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा मलयालम साहित्य का मुझे विशेष ज्ञान है, ऐसे नहीं। इधर उधर खूब सारी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ती रही हूँ। आखिरी सवाल मेरा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदला? फिलहाल देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है ना, तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं बदला होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ना बदले, क्योंकि बदलेगा तो फिर मेरे लेखन का क्या होगा। जिस तरह का मुझको एकांत चाहिए, मौन और मनन चाहिए, तो उसके लिए मुझे फिर से थोड़ा अपने में ही लौटना पड़ेगा, अपनी गुफा में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी बदला इस तरह से देखिए कि कुछ अच्छी चीज़ें हुई, दुनिया मेरे लिए खुली, और जो मैं कहूँगी कि मेरे दोस्त बढ़े, मेरे पाठक बढ़े, जाहिर है, तो ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, क्यों नहीं। भाषा के स्तर पर भी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। ऐसे ही अपनी कृतियों से अपने पाठकों और प्रशंसकों को आप आलोकित करती रहें, समृद्ध करती रहें, गढ़ती रहें कुछ नई भाषा, कुछ नई चीज़ें, और हम लोगों को पढ़ के आनंद भी आए और हम बार बार आपको बुला पाएँ। ये हमारी कामना। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।